नमस्कार। आज हम सांवले सपनों की याद पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथक का अर्थ होता है काल्पनिक, अनुश्रुत, लोक कथात्मक या पौराणिक। ये दुनिया मिथकों से भरी पड़ी हैं। कल हमने पढ़ा था कि इतिहास में कब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची और उस चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध मलाई से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ की छाया में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन आज भी वृंदावन कोई जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम को याद दिला देता है। ऐसे मिथक दुनिया में बहुत सारे हैं। लेखक कह रहे हैं इन मिथकों को तलाश करने से पहले एक नज़र हम कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डालें जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। सती का अर्थ है 100 वर्ष की उम्र। तो 100 वर्ष की उम्र तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत का अर्थ है सुरक्षा। अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं गई। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर यानी पक्षी को देखने वाला। सालिम अली जीवन भर पक्षियों की खोज करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। वे अपने सुख दुख की चिंता किए बिना आंखों पर दूरबीन लगाए पक्षियों से जुड़ी जानकारी एकत्र करते रहे। इसलिए लेखक कह रहे हैं उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। जब वो एकांत क्षणों में अकेले रहते थे तो उस समय बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आसमान का मिलन दिखाई देता है, ऐसी जगह। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे बल्कि प्रकृति को ही अपने प्रभाव में लाने को कायल होते हैं। कायल का अर्थ है मान लेने वाला। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी यानी बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना उनकी पत्नी का नाम है। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली
एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। एक बार सालिम अली केरल में स्थित साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने की प्रार्थना लेकर के चौधरी चरण सिंह जी के पास में गए। उस समय वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। चौधरी साहब गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। क्योंकि चौधरी साहब गांव से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वो सब कुछ जानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जब चित्र सालिम अली ने उनके सामने खींचा तो उससे उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसल के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सौंधी का अर्थ है सुगंधित या बारिश का जो पानी मिट्टी पर पड़ता है तो उस पानी से पड़ने से उठने वाली गंध को सौंधी गंध कहते हैं, भीनी भीनी गंध। लेकर कह रहे हैं आज सालिम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब इन पक्षियों की पैरवी करने वाला भी कौन है? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। D.S. लॉरेंस 1885 में इनका जन्म हुआ। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो एक बार लॉरेंस की मौत के बाद में लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उनकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा और सरल जीवन जिया था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उनकी पत्नी ने ये वाक्य कहा कि मुझसे ज़्यादा तो गोरैया जानती हैं। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना यानी शब्दों को मूर्त रूप देना, कार्य रूप में परिणत करना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो गोरैया जानती हैं। लॉरेंस को भी प्रकृति से प्रेम था, पक्षियों से प्रेम था, इसलिए उनकी पत्नी कहती हैं कि मुझसे ज़्यादा तो गोरैया जानती हैं उनके बारे में। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। पहेली का अर्थ है
किसी वस्तु या विषय का गूढ़ वर्णन जिसका उत्तर बहुत सोच कर देना पड़ता है। तो सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन में उनके हाथ से एक गोरैया घायल होकर के गिर गई थी। नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी तब उनका प्रेम पक्षियों की तरफ मुड़ गया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक अर्थ है सहज स्वाभाविक जिंदगी का रूप बन गए। टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट रहने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। तो लेखक कह रहे हैं सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, यानी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाएं अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक कह रहे हैं जब तक वो वापस नहीं आए तब तक क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक को अभी भी लग रहा है कि सालिम अली पक्षियों की खोज में जा रहे हैं, वो वापस लौटेंगे, लेकिन अब ऐसा असंभव सा है। लेखक कह रहे हैं मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? धन्यवाद।